हाय, दिस इज़ आरजे नैनी और आप मुझे देखते हैं मेरे पॉडकास्ट में जिसका नाम है द प्राणी पॉडकास्ट, जिसमें अलग अलग ब्यूटीफुल प्राणीज़ को हम लेकर आते हैं अपनी इस पॉडकास्ट सीरीज़ में और अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। तो आज मेरे साथ एक अनदर ब्यूटीफुल प्राणी है जिनका नाम है दीपा रामचंदानी, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, टैरो रीडर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं और ओवरऑल मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं अपनी फील्ड में और बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं काफ़ी सालों से। सो आज इनसे स्पेशली मेंटल हेल्थ के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि अभी तक मेरे पास कुछ सवाल हैं जो मेरे YouTube वीडियोस पर आते हैं, स्पेशली रिलेशनशिप को लेकर। तो आज उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट से आपके उन सारे सवालों का जवाब मिलेगा। सो हाय दीपा, कैसे हैं आप? Hi, I'm very good and thank you for such a cute introduction. And when you're talking about relationship ही क्यों? रिलेशनशिप ही क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस उसी में है आजकल। ओके, ठीक है। अच्छा, पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। ओके, तो मैं चाहती हूँ सबसे पहले ना हम बेसिक से शुरू करते हैं, बिकॉज मेंटल हेल्थ की हम बात करते हैं और आजकल मतलब एंजाइटी, डिप्रेशन, ये वर्ड्स बड़े ईजी हो गए, लोगों की ज़बान पे रहते हैं। लेकिन इनिशियली अगर मैं बात करूँ, किसी को चेक करना हो कि उसकी मेंटल हेल्थ सच में ठीक है या नहीं है, तो वो कैसे हम पता कर सकते हैं और क्या उसके स्टेप्स होते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ कंप्लीटली ठीक होना नहीं होना सबसे पहले हमारे खुद के थॉट्स पे भी इम्पैक्ट करता है। हमारा खुद का जजमेंट खुद के लिए कैसा है, कैसे पता चलेगा? आपका क्वेश्चन था। एक नॉर्मल रूटीन होता है, हमारा फूड, हमारा लाइफस्टाइल, चीज़ें, हॉबीज़, हमें जो पसंद हैं, हमारा बिहेवियर अपने साथ, जो आपने कहा था रिलेशनशिप आजकल इम्पैक्टेड है, क्योंकि हमारा खुद को देखने का नज़रिया बहुत चेंज हो गया है। तो अगर ये रूटीन रेगुलर से इरेगुलर होता चला जाता है, 15 डेज से 6 मंथ्स के अंदर आप किसी को इस कंडीशन में देखते हैं कि जो चीज़ें उन्हें अच्छी लगती थी अब अच्छी नहीं लग रही है, जिन एक्टिविटीज़ को एंजॉय करते थे वो नहीं कर रहे हैं, उनकी स्लीप साइकिल बिगड़ रही है, मतलब या तो नींद अनईजी हो रही है या आ ही नहीं रही है, जल्दी घबरा जाते हैं, जल्दी डर जाते हैं चीज़ों को लेके। एक होता है कंस्ट्रक्टिव थॉट प्रोसेस, एक होता है डिस्ट्रक्टिव थॉट प्रोसेस कि मेरे साथ सब गलत हो रहा है, या खुद को जज करना, आई एम गुड इनफ और नॉट। इन सब चीज़ों में अगर चेंजेस एक्सट्रीम हो रहे हैं आपके आसपास, तो कहीं ना कहीं दे आर लुकिंग फॉर हेल्प, दे आर लुकिंग फॉर समथिंग विच इवन दे डोंट नो, बट नाउ इट्स टाइम टू फोकस ऑन योर मेंटल हेल्थ एंड समटाइम्स फिजिकल हेल्थ। कई बार न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से भी हमारे मूड इश्यूज होते हैं। ओके, सो 3 मेजर चीज़ें, आपका रेगुलर जो बेसिक एक लाइफस्टाइल है उसमें इम्पैक्ट आ रहा है, आपका फूड अगर उसमें इरेगुलर बहुत हैं, आपकी नींद आप उसमें इरेगुलर हैं, ये तो 3 बेसिक हैं। इनसे नोटिस करना शुरू कीजिए। और उसके बाद क्या आपके झगड़े हर तीसरे दिन हो रहे हैं? क्या आपकी रिलेशनशिप्स जो आपने बोला, क्या वो पहले से ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं? आप खुद के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है? ये फिर एडिशनल चीज़ें हैं जो आपको देखने की ज़रूरत है। ओके, अच्छा, क्योंकि आपने कहा कि ये सारे चेंजेस हमें पर्सनालिटी में नोटिस करने होते हैं अगर वो दिख रहे हैं, बट अभी मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ था कि इंसान बिल्कुल नॉर्मल रहता है, वो हंसता भी है, वो काम भी करता है, वो लोगों से भी मिलता है, लेकिन फिर भी एक टर्म होता है फंक्शनल डिप्रेशन। एग्जैक्टली, वो होता है। तो उस केस में फिर आप कैसे समझ पाएंगे, क्योंकि आप सारी नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहे हो और दूसरा भी कैसे समझेगा? एग्जैक्टली। सो क्या आप अभी भी उतने ही गोल ओरिएंटेड हैं? आपका ये क्या कोपिंग मैकेनिज्म तो नहीं है? ये बहुत बार देखा जाता है कि पिक्चर्स में तो सब बहुत खुश लग रहे हैं, बट क्या वो रियल लाइफ में खुश हैं? उनके करीबी लोग और ज़्यादातर सिचुएशंस में, चाहे आप फंक्शनल डिप्रेशन बोलें, चाहे आप क्लियर कट स्ट्रेस बोलें, दोनों ही सिचुएशन में पहले आपके आसपास के लोग जो आपसे बहुत क्लोज हैं या जिनकी आदत है ऑब्जर्व ज़्यादा करने की, वो कई बार कैच कर लेते हैं। कई बार बहुत कम सिचुएशंस में ये होता है कि हमें खुद फील होने लग जाता है। एंड जो आपने टर्म बोला उसके अकॉर्डिंग, क्या अभी भी वो उतने ही गोल ओरिएंटेड हैं, या वो एक रूटीन लाइफ को बोरिंग वे में एक्सपीरियंस करते हुए
एक कवर अप करके चल रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है उस टाइम देखना। ओके, मतलब एक होता है कि जल्दी पता नहीं चलता, 5-6 दिन में, इट टेक्स टाइम। अगेन आई विल से मिनिमम 15 डेज से चेंजेस अगर आप देख रहे हैं, 2 6 months, देन सी 6 months तो आजकल ज़्यादा हो गया, आई विल से 3 months। ओके, मतलब ऐसा है कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जॉब है तो मैं ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं ले सकती, तो मुझे काम करना है तो करना ही है, वो उस मूड के साथ करना है, चाहे कैसे भी ड्रेन्ड होके या कैसे भी मैनेज करना है। एग्जैक्टली तो आजकल ये सिचुएशन आ रही है कि वर्क को लेके स्ट्रेस बढ़ गया है। जैसे आजकल जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं भी देखती हूँ, जितने भी आपने भी आर्टिकल्स देखे होंगे या जो केसेस आए हैं, ये है कि वर्क ओवरलोडेड होते हुए भी हम खुद के साथ काइंड नहीं होते। माना प्रेशर है, स्ट्रेस है, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बी काइंड टू योरसेल्फ, एंड दैट इज मिसिंग। ओके, तो आई गेस ये बड़ी बेसिक चीज़ें थी जिन पर मुझे लगता है कि सबको एक बार खुद पर और अपने लव्ड वंस पर ज़रूर चेक करना चाहिए। तो अभी हम रिलेशनशिप पर आ जाते हैं, बिकॉज इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आज मैं आपसे पूछने वाली हूँ। सो वैसे तो आई नो लाइक कभी भी साइकोलॉजिस्ट को ये अलाउड नहीं होता कि वो क्लाइंट की कोई भी डिटेल्स रिवील करें या किसी के साथ भी शेयर करें, तो मैं नाम या मैं कुछ भी उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं पूछना चाहती, लेकिन मैं एक बेसिक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि आजकल रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या इश्यूज आपके पास सबसे ज़्यादा आते हैं? कम्युनिकेशन इश्यूज फर्स्ट, एंड कम्युनिकेशन इशू कब होता है? जब अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। ओके, तो चाहे आज का टाइम हो या चाहे कोई भी टाइम हो, मेरे को इतना पता है कि जो बेसिक इशू हमेशा से आज तक चलता आ रहा है, मेजरली हमारी एक्सपेक्टेशन के सामने वाला वैसे बिहेव करे जैसा हम चाहते हैं, और हम भी वैसा बिहेव करें जैसा हम चाहते हैं। वो जो एडजस्टमेंट की जगह पे हम सेक्रीफाइस कराना चाह रहे हैं एक दूसरे से। पहले का मुझे पता नहीं, आज से 10 साल पहले क्या था, लेकिन अभी जो सबसे मेजर इशू है वो है एक्सेप्टेंस का। एक्सेप्टेंस का इशू है, बिकॉज इसमें वन ऑफ माई फ्रेंड ऑलवेज से दिस थिंग, वी ऑल कम विद पैकेजेस, वी ऑल कम विद some issues. True. So no one is perfect. So major issue is that we are looking for not perfect, but we are looking for someone who do things the way we want, and that is not completely possible. Somewhere this control issue. True. This is the major problem. मतलब सबकी अपनी अपनी एक चेकलिस्ट है जो वो चाहते हैं कि वो पूरी होगी तभी मेरा पार्टनर अच्छा है और तभी हमारा रिलेशनशिप अच्छा चलेगा, नहीं तो प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। हाँ, और ये चेकलिस्ट के रीजंस बहुत हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि हमारे सबके ड्रीम्स होते हैं, और ड्रीम्स जैसा हम चाहते हैं अगर वैसे कंप्लीट नहीं होते तो अगेन वो एक्सेप्टेंस नहीं आते। ट्रू। ओके, सो एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम ही मैं कहूँगी, क्योंकि आजकल ऐसा होता है कि जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि रिलेशनशिप में ये इशू बहुत ज़्यादा आता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि भले ही शादी हो गई हो, रिलेशनशिप हो, रिश्ता टूटने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ऐसे में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है उसके बाद वो आती है मूव ऑन करने में, बिकॉज किसी इंसान से आप अटैच हुए, आप उससे प्यार करते थे, इतना टाइम स्पेंड करा, अच्छी मेमोरीज आपने साथ मिलके बनाई, तो मूव ऑन कैसे करें उस इंसान से जिससे आप बहुत प्यार करते थे, बट अब इट्स टाइम टू मूव ऑन, मतलब ज़रूरत है आगे बढ़ने की। So when finally that person is aware कि now it's time to move on that time, remember you're not with yourself. आप खुद के साथ हो नहीं उस समय। सबसे बड़ी बात ये है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। Okay. So coming back to self, खुद के पास वापस आना टाइम और स्पेस उतनी ही लेता है जितना आपने उस रिलेशनशिप को दिया। So start doing things. वहाँ से शुरू करना और अपने आप को टाइम स्पेस देना, स्पेशली अपने साथ काइंड रहना। इट्स नॉट ईजी, ओके, बट दैट इज व्हाट आवर स्ट्रेंथ है। हमारी स्ट्रेंथ यही है कि हम खुद के साथ काइंड अगर रहते हैं तो धीरे धीरे हम खुद के पास आते हैं। okay. और हम जब खुद के पास आते हैं, सेल्फ एक्सेप्टेंस आती है, देन थिंग्स चेंज। ओके, दैट्स व्हाई कहते हैं ना कि आप
खुद के पास कितना हो, आप खुद को कितनी इंपॉर्टेंस देते हो। हम हमेशा एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसको कुछ लोग थर्मामीटर टेक्निक कहते हैं, कुछ लोग स्केलिंग कहते हैं हमारे फील्ड में, कि 0 to 10 आप खुद को अपनी लाइफ में कहाँ देखते हो। तो उस टाइम आपको ये देखना है आप खुद को अपनी लाइफ में कहाँ देख रहे हो। 99% सिचुएशन में मतलब उसका नंबर बहुत कम होता है, 0 to 5 के बीच में होता है। फिर धीरे धीरे फोकस खुद पे आता है। एक गोल बना सकते हैं हम, वेट गोल हो सकता है, कोई स्किल के लिए गोल बना सकते हैं, क्योंकि और तो ऐसा तो है नहीं कि हम एक दिन में चलो आज से मेरी नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट हो रही है, सब बढ़िया है। इट टेक्स टाइम। प्रैक्टिकली एक अगर हम देखें तो हम इतने भी इनसेंसिटिव नहीं हो सकते ना कि एक दिन में। सो स्टार्ट मेकिंग गोल, बी काइंड टू योरसेल्फ, चेक वेयर आर यू इन योर ओन लाइफ। आप खुद को कहाँ नंबर दे रहे हो, खुद को कहाँ प्रायोरिटी दे रहे हो, देन स्टार्ट डूइंग थिंग्स। अपनी केयर करना, अपने लिए चीज़ें करना इस तरीके से। उसके साथ टेक हेल्प फ्रॉम थेरेपिस्ट और सम फ्रेंड हु इज लिसनिंग ईयर टू यू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप तब बहुत भरे हुए रहते हो। True. ये सब करोगे कैसे? वेरी ट्रू। तो लाइट तो करना पड़ेगा ना खुद को। सो ऑन दैट टाइम आइदर टेक हेल्प फ्रॉम सम प्रोफेशनल इफ इट इज वेरी सेंसिटिव एंड वेरी सीरियस फॉर यू, इफ यू वांट अ फ्रेंड हु इज देयर। बट ऑनेस्टली इन फ्रेंड सिचुएशन अगर सामने से कुछ ऐसा आता है जो बहुत इम्पैक्ट करता है, तो एक और रिलेशन में ज़्यादातर सिचुएशन में देखा इम्पैक्ट हो जाता है। क्योंकि आप जब ग्रीफ में होते हो तब स्पेशली आपको नहीं अच्छा लगता कि आपको कोई ये बताए कि कम आउट, मतलब उनके लिए भी कुछ बोलते हैं, आपके पार्टनर के लिए भी, तो भी बुरा लगता है। आपको भी समझा जाता है कि आगे बढ़ो, क्यों उसके बारे में सोच रहे हो, तो थोड़ी देर बाद वो भी बुरा लगता है। इसलिए ज़्यादातर सिचुएशन में प्रोफेशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। बट अगर कोई ऐसा फ्रेंड है जो अच्छे से आपकी वेंट आउट सेशन को समझ पाता है, आपके इमोशंस को एक्नॉलेज कर पाता है, तो बट वो किस लेवल तक, वो आपको देखना है। ओके अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है, मतलब मैंने जनरली बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो मूव ऑन करने के इस प्रोसेस में ये बिलीव करते हैं कि भले ही ब्रेकअप हो गया है बट क्या हुआ, हम अपने एक्स के साथ एज अ फ्रेंड तो रह ही सकते हैं। तो मतलब ये क्या हेल्दी वे है मूव ऑन करने का, या एक कोपिंग मैकेनिज्म है कि नहीं हम कनेक्टेड भी रहें किसी ना किसी फॉर्म में, जिसकी वजह से आप शायद कभी आगे ही नहीं बढ़ पाते? नाउ माइंड इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। लाइक हमारा जो अंतर्मन, सबकॉन्शियस माइंड या कॉन्शियस माइंड बहुत इंटरेस्टिंग होता है। वो अपने अकॉर्डिंग कोपिंग मैकेनिज्म कर लेता है। कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, कोई रूल नहीं है कि आप उसके साथ फ्रेंड रह सकते हो या नहीं, क्योंकि डिपेंड करता है ना आप कितना बात कर रहे हो, आप कितना मिल रहे हो। आप एक हफ्ते में एक बार उन्हें मैसेज कर रहे हो, आप होली दिवाली में उन्हें मैसेज कर रहे हो, आपका वो ट्यूनिंग कैसा है। लेकिन ये तो ऑब्वियस है ना, जिससे आप बाहर निकलना चाह रहे हो या जहाँ से आप आके खुद के पास आना चाहते हो, अगर आप उसी को देखते रहोगे तो क्या आप अपने आप को फोकस कितना कर पाओगे? तो डिपेंड करता है इस सिचुएशन में हाउ मच यू आर देयर विद दैट पर्सन। लाइक इफ यू हैव अ फॉर्मल थिंग, अगर आपका उनके साथ फॉर्मल है, कभी कभार का एक कॉर्डियल कनेक्शन है, या वैसा ही है जैसा पहले था, तो वो तो हमने अपने मन को समझाने के लिए बोल दिया ना कि ब्रेकअप फेज है। क्या वो सच में ब्रेकअप फेज है जहाँ सब कुछ वैसा ही हो रहा है? ट्रू। सो इट डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जनरलाइज नहीं कर सकते ना अपन इस चीज़ को। और ऐसे में ये भी होता है कई बार कि जब आप किसी और नए रिलेशनशिप में जाते हो तो वो पुरानी चीज़ें बड़ा हैम्पर करती हैं, स्पेशली तब, हाँ स्पेशली तब जब आप उस एक्स के साथ कनेक्टेड होते हो, तो आई गेस वो और ज़्यादा दिक्कत होती है नए रिलेशनशिप को ग्रो करने में। तब कहीं ना कहीं आप फंसे रहते हो उसी बीच में। हाँ, अगर आप बाउंड्रीज नहीं बना रहे, अगर आप हर चीज़ में कंपेयर कर रहे हो, और वही ना आप किसको कितना टाइम दे रहे हो। ओके अच्छा, मतलब बहुत बार हम ये कह तो देते हैं कि बाउंड्रीज मेंटेन करना चाहिए, शादी हो गई तो अभी बाउंड्रीज मेंटेन करना चाहिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एक्स के साथ और बाकी सारी दुनिया के साथ, लेकिन एग्जैक्टली ये बाउंड्रीज मेंटेन करने की डेफिनेशन क्या होती है? मतलब क्या होता है? ग्रेट, इंटरेस्टिंग। सो सबका मैंने अपना ना डेफिनेशन, एक तो हर चीज़ का मैं कहा ना, माइंड इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो जैसे बेस्ट फ्रेंड बन गए तो वो भी माइंड का एक
स्टाइल है। सो उसी तरीके से सबका अपना डेफिनेशन है बाउंड्रीज का या मेंटल हेल्थ ठीक है या नहीं उसका भी। आप जितनी भी इंफॉर्मेशन लेंगे हर कोई अपने हिसाब से एक्सप्लेन करेगा। सो देयर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग अगेन इफ इट इज नॉट हैम्परिंग एनीवन। बाउंड्रीज ये होती है जहाँ आप मेरे अकॉर्डिंग विदाउट सेइंग कि यही सही है या यही गलत है, मेरे अकॉर्डिंग बाउंड्रीज वो होती हैं जहाँ आप ना खुद को हर्ट कर रहे हो ना सामने वाले को हर्ट कर रहे हो। आप कुछ ऐसा नहीं कह रहे जिससे आप उनको मतलब छोटा फील करा रहे हो, या आप खुद को भी नहीं कह रहे हो हाँ मैं तो हूँ ऐसी ना छोड़ना, तो वो आप खुद को भी तो हर्ट कर रहे हो। वो बाउंड्री जहाँ यू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन, यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ एंड यू आर सेइंग ओके फॉर यू दिस इज गुड, फॉर मी दिस इज गुड। एंड ऐसा कुछ सिचुएशंस में होता भी है जहाँ ये बाउंड्री होती है, वो करियर में भी होती है, रिलेशनशिप में होती है, प्रोफेशनल्स के साथ होती है, फ्रेंड्स के साथ होती है। जहाँ मैंने कहा कि जैसे ब्रेकअप के बाद आप किस फ्रेंड से के साथ सपोर्ट ले रहे हो, वेंट आउट सुन रहे हो, क्या वो बाउंड्रीज मेंटेन कर पा रहे हैं? सो बाउंड्रीज हर जगह होती है। ओके, सो अभी रिलेशनशिप में एक नया टर्म आ गया है। जैसे पहले हम उसे कहते थे कि यार मतलब दो लोग रिलेशनशिप में हैं बट कमिटमेंट इश्यूज हैं, कुछ भी फ्यूचर का लाइक गारंटी नहीं है। लेकिन अभी जेन ज़ी ने इसको थोड़ा सा लाइक मॉडर्नाइज करके इसको हम कहते हैं सिचुएशनशिप, जहाँ पे आपको ऐसे पता नहीं होता है कि आप रिलेशनशिप में हो भी नहीं भी हो, बहुत कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, सो आपको क्या लगता है कि ये जो सिचुएशनशिप वाली चीज़ है ये लॉन्ग टर्म हमारी जो भी है सिचुएशन में, क्या वो मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती है? नाउ अगेन आई विल से हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि क्या चीज़ इम्पैक्ट कर सकती है, क्या बात नहीं कर सकती है। डिपेंड हमारा खुद का, सबसे पहली बात मेंटल हेल्थ को क्या इम्पैक्ट करता है, क्योंकि हम अगेन एंड अगेन इस क्वेश्चन पे आ रहे हैं, हमारा नज़रिया और हमारे एनवायरनमेंट का नज़रिया। क्योंकि जैसे किसी ने कहा कि दिन में रात में 6 बजे के बाद घूमना सेफ नहीं है, ये उसका नज़रिया है, तो उसका फियर इंक्रीज होगा, तो उसकी मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट होगा। किसी ने कहा नहीं 6 बजे के बाद मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या 7 बजे के बाद, तो उसका नज़रिया पॉजिटिव है उस चीज़ को लेके, तो उसको इम्पैक्ट नहीं करेगा। वो विद हैप्पीनेस दैट पर्सन कैन गो आउट। एनवायरनमेंट, घर में लोगों को प्रॉब्लम है या ऑफिस में प्रॉब्लम है या आपके रिलेटिव्स में प्रॉब्लम है, तो अगेन राइट। सो मेंटल हेल्थ का मेन कॉन्सेप्ट है आपका परसेप्शन। अब वो दो जने जो उस कनेक्शन में हैं, जो जिनका खुद के साथ एक कम्युनिकेशन क्लियर है कि व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाट वी वांट, और उनका खुद का नज़रिया, उनका EQ इमोशनल क्वोशंट कैसा है उस चीज़ को देखने का। अगर वो इमोशनली बहुत सेंसिटिव हैं तो उन्हें तो उनका फ्रेंड के साथ भी झगड़ा इम्पैक्ट कर सकता है। वेरी ट्रू, है ना। सो सब बहुत अलग हैं, सब बहुत अलग हैं, तभी कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बट सब एक हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि सब में कॉमन इमोशंस तो होते हैं। वही जो स्केल होती है तो 0 to 10, आप खुद को कहाँ रख रहे हो, आप सामने वाले को कहाँ रख रहे हो, आपके लिए क्या वो वैसा ही है जैसे आप मूवी गए और वापस घर आ गए, या आपने बाहर खाना खाया घर पे। इसीलिए डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। प्रॉब्लम तब होती है, अगर प्रॉब्लम होती है सिचुएशनशिप में, जब होती है तब होती है सेल्फ एस्टीम की। एक डर रहता है फ्यूचर रिजेक्शन का, जिन्हें आदत हो जाती है उस कनेक्शन की, वो तो सिचुएशनशिप हो या एक्चुअल कमिटमेंट हो, जहाँ भी ये पता चलता है कि हो सकता है प्रॉब्लम आ जाए, हो सकता है फैमिली नहीं माने, या हो सकता है हमें दूसरी सिटीज़ में शिफ्ट होना पड़े, तो ये तो हर जगह होता है कि फियर आ जाता है, फियर ऑफ रिजेक्शन होता है, ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, सेल्फ एस्टीम का इशू होता है। तो ये हर रिलेशनशिप में तब होता है जब वो बॉन्ड या दोनों का अंडरस्टैंडिंग उस लेवल का नहीं है, तो वो इम्पैक्ट करता है। ओके, तो बिकॉज हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि मूव ऑन कैसे कर सकते हैं ब्रेकअप के बाद, तो एक और चीज़ हम देखते हैं, क्योंकि मूव ऑन करना सब लोगों के लिए मुश्किल नहीं होता, कुछ लोग बहुत ईजिली आगे बढ़ जाते हैं, और हम देखते हैं कि आजकल मल्टीपल पार्टनर्स रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रही है। मतलब आप किसी के साथ 6 months रिलेशनशिप में रहे, उसके बाद फिर हमने एक्सप्लोर किया 2 महीने किसी और के साथ, फिर आगे बढ़ गया, और हो सकता है कि ऐसा करते करते बहुत एंड में कोई आपको ऐसा मिले जिसके साथ आप लाइफ टाइम स्पेंड करने के बारे में सोचें। तो जब इस प्रोसेस में आप होते हैं तो क्या इस चीज़ का भी कोई लॉन्ग टर्म
फर्क पड़ता है हमारी मेंटल हेल्थ पर या नहीं, दिस इज नॉर्मल? So again, this Same. This is a generalized thing, but I can say if someone is sensitive, if someone takes serious their relation, then they will feel कि उनको खुद पे सेल्फ डाउट आने लग जाता है कि कोई ऐसा क्यों नहीं मिलता जिसके साथ मैं परमानेंट सेटल्ड हो पाऊँ। ये कुछ लोगों में मैंने देखा भी है जो ट्राई करते हैं कि ठीक है यहाँ नहीं हो रहा, अब जो नेक्स्ट रिलेशनशिप में आएगा। जो प्रॉब्लम होती है, जो सेंसिटिव होते हैं, हर किसी को हर चीज़ नहीं होती। कुछ लोग होते हैं जितना भी खा ले वो पतले रहते हैं, हाँ, उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। तो उसी तरीके से इमोशंस की भी एक इम्यूनिटी होती है। सो जहाँ सेंसिटिविटी ज़्यादा है, जहाँ हमारे लिए एक हमारे कुछ बिलीफ सिस्टम है, ये सब बिलीफ सिस्टम से भी होता है कि आपका बिलीफ सिस्टम क्या है कि नहीं मुझे आई एम वन मैन या वन वुमन मैन, मतलब दे आर बिलीफ सिस्टम्स दैट इट इम्पैक्ट्स कि क्या। जैसे मुझसे रिसेंटली किसी ने पूछा क्या मैं ही टॉक्सिक हूँ क्या, मैंने कहा आप खुद को जज कर रहे हैं ऐसा बोल के। तो कुछ सिचुएशंस में सेल्फ डाउट आता है, कुछ सिचुएशंस में नहीं आता। जिनके लिए फन है उनके लिए फन है, मतलब वी कांट जज दैट पर्सन आल्सो। बट अगर आपको पता है कि सामने वाले के लिए ये फन है, स्टिल यू आर देयर, सो आपके इमोशंस भी किसी और को नहीं बदल सकते। Okay. वो आपके इमोशंस आपके लिए हैं, सामने वाले के लिए नहीं है ना। अब आपके लिए जो चीज़ अच्छी है, इफ़ यू लाइक समथिंग, लाइक इफ़ यू लव पिज़्ज़ा, दैट इज़ योर चॉइस, इट्स नॉट कि मेरे भी पिज़्ज़ा फेवरेट। उसी तरीके से अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इसको चेंज कर लूँगी, फिर आपको पता चलता है लास्ट में कि नहीं वाह मेरी तो गलती नहीं थी, फिर आप दूसरे पे जाते हो। रिमेंबर, जो इंसान जैसा है वो तब चेंज होगा जब उसके लिए वो चीज़ कंफर्टेबल होगी। हम इंसान कंफर्ट, सेफ्टी के अकॉर्डिंग, जहाँ तक हमें जो इमोशन कंट्रीब्यूट कर रहा होता है ना किसी भी तरीके से, हम तब तक उसके साथ रहते हैं। उसको हम इनर चाइल्ड बोलते हैं। ओके। अनहील्ड इमोशन में हम तब तक रखेंगे जब तक हमें सपोर्ट कर रहा है। जैसे मुझे गुस्सा आया कि मुझे तो इन लोगों को दिखाना है एक ग्रुप को और मुझे कहीं पहुंचना है, तो वो एक अनहील्ड इमोशन है गुस्सा। बट जब पहुंच गए या जब लगा कि इस गुस्से से तो हम खुद अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो हम उस शिफ्ट कर लेते हैं, फ्लिप कर लेते हैं। सो इन रिलेशनशिप ऑल्सो इट हैपेंड। सो वी कैन फोर्स द अदर पर्सन, दिस इज ऑल्सो कंट्रोलिंग, दैट इस पे जाते हैं फिर इस पे जाते हैं। वी हैव टू चेक व्हाट इज बॉदरिंग अस। ट्रू। वो सेल्फ एक्नॉलेजमेंट वाली बात। ओके अच्छा, मे बी शायद मैं मतलब इसमें कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करना चाहती थी। जैसे कि अभी मैंने पूछा कि अगर कोई एक इंसान मल्टीपल पार्टनर्स रखता है तो उसकी मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, बट शायद मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि जब एक इंसान ऐसा करता है, मतलब उसके पास्ट में इतने सारे एक्सपीरियंसेस उसने किए हैं, इतने सारे मल्टीपल पार्टनर्स रहे हैं, तो बिकॉज रिलेशनशिप कभी भी एक इंसान का नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हूँ तो जैसे आपने बोला सबका बिलीफ सिस्टम होता है, तो मेरा बिलीफ सिस्टम ऐसा ही है कि एक इंसान के साथ रहो, सीरियस रहो, खुद पे काम करो, वो अपने पे काम करे, जिससे आप बहुत ज़्यादा कंपैरिजन वाले स्टेज में और वैसे मेमोरीज क्रिएट ना करो कि आपको वो ज़रा कुछ हुआ तो वो चीज़ें याद आ रही है कि वो अच्छा था। लेकिन अगर मेरे जैसे इंसान को या मेरी जैसी पर्सनैलिटी वाले इंसान को कोई ऐसा इंसान मिलता है जिसके लिए बहुत ईजी है एक पार्टनर रखना, दूसरा पार्टनर रखना, फिर वो उसके साथ नहीं जमा, फिर हमें आगे देखना, तो क्या ये चीज़ रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट नहीं करती जब दो लोग ऐसे मिल जाते हैं? हाँ, ऑब्वियसली करेगी, क्योंकि आपकी डेफिनेशन अलग है, उनकी डेफिनेशन अलग है। इट्स लाइक पहले बोलते थे ना कि ऐसे बोला जाता था कि दो बस के टायर ही सिमिलर होते हैं, टायर हम कार का टायर बस में नहीं लगा सकते हो। सो ये वही हो गया ना कि हम दो अलग चीज़ों को या दो अलग थॉट प्रोसेस वालों को साथ में रख रहे हैं। उनमें सिर्फ एक ही चीज़ उन्हें बचा पाती है, उनकी एक दूसरे को लेके रेस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट। अगर बाय चांस उनमें अंडरस्टैंडिंग है, ट्रस्ट है, तो ठीक है, दे विल कंटिन्यू, ओके। बट इफ सेल्फ प्रायोरिटी ज़्यादा है इस चीज़ को लेके कि मुझे तो ऐसे ही करना है, मुझे इनसे भी बात करनी है, मुझे बात नहीं मतलब अलग अलग रिलेशनशिप में जाना है, तो देन लाइक आपने बोला अगर मेरे साथ या किसी के साथ भी ऐसा हो, तो उस इंसान को ये सोचना है और देखना है कि मेरे को अट्रैक्ट क्यों करना है इस इंसान को। ट्रू। हम बोलते हैं ना कि आप किसको अट्रैक्ट कर रहे हो,
तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है उस टाइम देखना कि आपने किसको अट्रैक्ट किया अपनी लाइफ में और क्यों किया, आपका कौन सा वॉइड है, इज देयर समथिंग मिसिंग दैट इमोशन, वॉइड की वजह से होता है ये। ट्रू, तो रूट कॉज आई गेस ये है, तो सबको समझना चाहिए, बिकॉज हम जाने अनजाने में ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं जो हमारे लिए स्ट्रगल क्रिएट करती हैं और फिर बाद में हम परेशान होते हैं, वो हमारा वॉइड होता है। वॉइड होता है, तो ये सब सारी चीज़ें आई गेस रिलेशनशिप में जाने से पहले या इनिशियली आप किसी के साथ हैं तो आपको थोड़ा नोटिस करना चाहिए कि अगर आप थोड़े से भी अवेयर है ना और थोड़ा सा आपको फिशी लग रहा है कुछ, देयर इज अ टर्म व्हिच आई एम नॉट इनटू वेरी सपोर्ट विद, मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट इट, दैट वी कॉल रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, ग्रीन फॉरेस्ट। सो अगर आपको लगता है कि चीज़ें बहुत ही डिस्ट्रक्टिव हैं तो डिस्ट्रक्टिव चीज़ों के साथ आप सेफ फील कर रहे हैं, और अगर आप डिस्ट्रक्टिव चीज़ों के साथ सेफ फील करते हैं तो देन यू नीड टू चेक कि कौन सा वॉइड है मेरा, क्योंकि अगर यहाँ जैसे अभी कुछ हो जाए मतलब तो हम सब भागेंगे ना, बैठेंगे नहीं ना, या कोई चीखने लग जाए तो हम घबरा जाएंगे ना। तो अगर आपके सामने कोई ऐसा बिहेवियर कर रहा है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो या आने का सोच रहे हो और बहुत डिस्ट्रक्टिव चीजें चल रही है, तो स्टिल आप उधर किस लिए हो? अगर फॉल्स होप के साथ हो तो आपको भी पता है आप और अनसेफ जोन में जा रहे हैं। सो कहते हैं प्रिकॉशंस आर बेटर, सो हियर प्रिकॉशंस आर वेरी बेटर रिलेशनशिप में। ओके, हाँ जी। अच्छा, एक और चीज़ हम देखते हैं कि क्योंकि आई गेस लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से ऐसा होता है कि हम खुद को ठीक से नहीं जानते, अपने इमोशंस को ठीक से नहीं जानते, और हम अवेयर ही नहीं हैं कि हम चेक कर पाएँ अपनी मेंटल हेल्थ पर, तो हम बहुत सारे सब्सटेंसेस का सहारा लेने लगते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग हम देखते हैं जो चेन स्मोकर हैं, जिनको ज़रा सा स्ट्रेस होता है, वो जाके स्मोक कर लेते हैं, या फिर शराब कंज्यूम कर लेंगे, या फिर वीड आजकल बहुत कॉमन सब्सटेंस है जो जनरली लोग कंज्यूम करते हैं। सो इसके क्या रीजंस होते हैं और कितना ये इम्पैक्ट करता है लॉन्ग टर्म? इम्पैक्ट तो करता है बिकॉज आप केमिकल्स ले रहे हैं, जैसे हम स्किन के भी, जब कोई स्किन में, बालों में, फूड में जब भी हम कुछ यूज़ करते हैं तो हम पहले चेक करते हैं कि ये हमारी बॉडी के लिए सही है क्या, हमारे बालों के लिए सही है क्या, हमारे फूड के लिए सही है क्या। तो यू आर टेकिंग समथिंग लिटरली डायरेक्ट, और इसके लिए तो एक्टर्स तक बोल चुके हैं एडवर्टीजमेंट करने के बाद भी। हाँ, कि एक्टर्स तक बोल चुके हैं कि आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है ना। और वो खुद भी नहीं लेते जो बोलते हैं। जिन्होंने लिया और उनको प्रॉब्लम हुई उनके भी एग्जाम्पल्स हैं। उन्होंने खुद, कुछ फेमस एक्टर्स हैं जो थे एडिक्शन में, बाहर आए तो उन्होंने खुद कहा कि डोंट स्पॉइल योर लाइफ। सेलिब्रिटीज भी बोल चुके हैं एंड डॉक्टर्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? रीज़न पहले हम ऐसा करते हैं क्यों? अगेन दिस इज वॉइड। आदत क्या होती है? जब कुछ मिसिंग हो तो उसको भरने के लिए एक आदत होती है। वो आदत चाय, कॉफ़ी, चावल भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो आदत अगर आपको ऐसा फील करा रही है कि नहीं, अगर आपने ये नहीं लिया, अगर आपने ये प्रोडक्ट, ये ड्रग्स या ये फूड नहीं लिया तो आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, आपको सर में दर्द हो जाएगा, तो वो भी उतना ही अनहेल्दी माना जाता है, राइट? तो यहाँ पे तो केमिकल इतना स्ट्रॉन्ग है। जब सिंपल चाय, कॉफ़ी, कैफीन से भी नहीं लेने से भी हमारी बॉडी को इतना इम्पैक्ट करता है, तो ये केमिकल तो कितना स्ट्रॉन्ग है। सो आप खुद के साथ खुद को हर्ट कर रहे हैं। ये भी एक तरीके का सेल्फ हर्ट है, सेल्फ हार्म है। तो ये सेल्फ हार्म आपको, आपके मूड को, आपके इमोशंस को, आपको विड्रॉल सिम्टम देता है, आपका डेली रूटीन, आपके गोल्स, सबको इम्पैक्ट करता है। सो नाउ इट्स योर चॉइस दैट यू वांट टू ग्रो, यू वांट टू एम्पावर योरसेल्फ और अदर्स, और यू वांट टू लाइक हर्ट योरसेल्फ, हार्म योरसेल्फ, बिकॉज दिस इज वेरी क्लियर एंड एवरीवन इज अवेयर। आप कितना ले रहे हैं, चाहे आप 1% भी ले रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी की कैपेसिटी नहीं है, आपको नीड नहीं है। आपको प्रिस्क्राइब नहीं किया किसी डॉक्टर ने, जो कहीं लोग एक्सक्यूज देते हैं कि
कई जगहों पर ऐसी चीज़ें, इनमें से कुछ चीज़ें, कुछ मेडिसिन वहाँ प्रिस्क्राइब होता है, वहाँ मेथड फॉलो होता है, प्रोटोकॉल होता है। ये एक्सक्यूजेस हम खुद के माइंड को इम्पैक्ट करने के लिए कर रहे हैं। इससे किसी का ऑनेस्टली कुछ नहीं जाएगा जब तक हमें पता चलेगा कि हम इसकी जगह, होता है ना एक थॉट प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ क्रिटिसाइज थॉट प्रोसेस, हम उसमें चले जाएं। सो इफ पॉसिबल राइट नाउ ट्राई टू see how you can help yourself rather than putting some addiction करना है तो अपनी ग्रोथ का कर लीजिए in a determined way, not in a obsession way. Exactly. That is better. इस आदत को छुड़ाने के लिए भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बाद में। हाँ, अच्छा, मतलब आई गेस आपके पास भी ऐसे बहुत सारे केसेस आते होंगे, और हम सब सोशल मीडिया की दुनिया में रहते हैं, हम देखते हैं कि आजकल छोटा सा मतलब एक मोमेंट होता है कि आपको बहुत गुस्सा आया और कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, और ज़रा से फ्रस्ट्रेशन में हम कितने बड़े बड़े फैसले ले लेते हैं। तो ये जो एंगर हो गया, फ्रस्ट्रेशन हो गया, या एकदम से इरिटेशन होना हो गया, तो इसको अगर हम इंस्टेंटली काम करना चाहें और इंस्टेंटली इसके लिए कुछ भी हमें अगर टिप फॉलो करनी हो, तो क्या आप कुछ टेक्निक्स यहाँ पर शेयर करना चाहेंगे, या क्या हम कर सकते हैं? कोई भी हैवी इमोशन हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल इमोशंस आर फॉर आवर हेल्प, हाउ वी आर यूजिंग इट इज इम्पोर्टेंट। एंगर इज ओके टिल आप अपने एंगर से, मतलब खुद एंगर फिजिकल एक्टिविटीज के साथ अच्छा खासा रिड्यूस हो सकता है। और सैडनेस, जैसे ये तरीके हैं, जैसे गुस्से को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज, गेम्स, बॉडी मूवमेंट होता है। थक जाएंगे, पसीना आएगा, तो क्या होगा, फिर गुस्सा करने जितनी एनर्जी नहीं रहेगी, लेकिन वो एंगर चैनलाइज्ड हो गया। सो आई ऑलवेज से हाउ यू चैनलाइज्ड योर इमोशन, ऑल इमोशंस आर रिक्वायर्ड। जो डिवाइन है, आई रियली बिलीव देयर इज सम पावर, देयर इज सम एनर्जी, जिसको हम यूनिवर्स, गॉड, डिवाइन बोलते हैं, उन्होंने ऐसे ही कुछ नहीं पकड़ाया है। आपको उसे चैनलाइज कैसे करना है। इन फैक्ट इट्स ओके टू फील एनवी, बट हाउ यू आर चैनलाइजिंग, it's not okay to keep it for lifetime, but it's okay if it is coming to you. अगर आपको किसी से jealousy फील हुई है तो मतलब आपको वो चीज़ सीखनी है, आपको वो बात अपनी लाइफ में चाहिए, तो प्रोडक्टिवली कंस्ट्रक्टिव उस इमोशन को कैसे यूज़ करते हैं, सबसे पहले वो इम्पॉर्टेंट है। एक्टिविटीज़ तो बहुत सारी है, ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, प्राणायाम है, माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़ है, सेल्फ रिफ्लेक्शन है, और ठंडा पानी भी पीने से बहुत होता है। इट्स नॉट अबाउट ठंडा गर्म, हाँ, मतलब हम जितने लिक्विड्स लेते हैं उतना अच्छा होता है। और डिहाइड्रेट नहीं हो तो वाटर का एक लेवल कहते हैं, पूरा एक दिन में इतना पानी पीना चाहिए, वो सब है। बट सबसे पहले अवेयरनेस और एक्नॉलेजमेंट कि ठीक है, अगर मेरे गुस्से की इंटेंसिटी, सैडनेस की इंटेंसिटी, हेट्रेड की इंटेंसिटी इतनी एक्सट्रीम है, 10 out of 10 है या 1000 है, तो उसको चैनलाइज करने के भी तो तरीके हैं। बट खुद का इंसाइट इम्पॉर्टेंट है। अगर लगता ही नहीं है सामने वाले को तो कुछ नहीं हो सकता। और जैसे ही उसे पता चलता है, उसके बाद जैसे मैंने बताया, गुस्से में फिजिकल एक्टिविटीज, डांस, गेम्स, जहाँ पे फिजिकल मूवमेंट हो रहा है, बहुत अच्छे से चैनलाइज होगा। अगर सैडनेस है और आप आर्ट के साथ कनेक्टेड हैं, आर्ट हो गया, बच्चों के साथ खेलना हो गया, एनजीओ एक्टिविटीज़ हो गई, जब आप दूसरों को सपोर्ट करते हैं, कहीं ना कहीं आप चैनलाइज करते हैं, आपको पता चलता है लाइफ में क्या क्या चल रहा है लोगों के साथ, तो ग्रैटिट्यूड भी खुद ही डेवलप होता है। नहीं तो नहीं होता, और हम हर चीज़ में ग्रैटिट्यूड नहीं ला सकते, आई अंडरस्टैंड, बट चैनलाइज तो कर सकते हैं। तो चैनलाइज इसी तरीके से होगा। सैडनेस, हेट, now coming back to this emotion which is very strong, कि हमें टाइम पे चीज़ें चाहिए और हमें एक ईगो आ रहा है जिससे, अब उसको कैसे चैनलाइज करेंगे? कंपैशन से। आजकल मैंने एक नई टेक्निक स्टार्ट की अपने क्लाइंट्स के साथ, एंड इट वाज सो इजी एंड इट वाज वर्किंग। कंपैशन की स्टोरी 5 जनों को बता दो, ग्रैटिट्यूड की स्टोरी बताओ, जैसे उन्हें लगने लग गया दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता। तो जब उन्होंने कंपैशन बताना शुरू किया तो धीरे धीरे उनको याद आया उनकी भी किसी ने हेल्प की थी। सो इट चेंज्ड हर सबकॉन्शियस माइंड कम्प्लीटली। गुस्सा बहुत आ रहा था, सो उनको एक्टिविटीज ज़्यादा कराकर साथ में स्टोरी टेलिंग, डिपेंड सामने वाले का इशू क्या है। बट सबसे अच्छा ये है कि
ब्रीदिंग टेक्निक। ओके। सो मेरे सीनियर्स हमेशा बोलते हैं ब्रीथ। सो अब मुझे समझ आता है कि बार बार ब्रीथ क्या है। आपने जब बोला तो मैंने ऐसे ठीक से सांस ली। मुझे ऐसा लग रहा था उससे पहले बस चल रही है मेरी सांसें में। हाँ, वी अवेयरनेस है ना कि हाँ exactly. हम सांस ले रहे हैं, लेकिन क्या हमें पता है? और ये तो सही मेथड है। कई लोगों को ये नहीं पता होता कि वो सांस भी गलत ले रहे हैं। एग्जैक्टली है ना, और उसकी वजह से भी मूड इश्यूज हो सकते हैं। न्यूट्रिशन तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन हमें यही नहीं पता कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं, जैसे हमारा ब्रीथ लेना, हमारा खाना पीने का तरीका, है ना, तो वो हम कैसे यूज करते हैं। तो जब जैसे बलून फुलाते हैं तो बलून फूलता है ना, तो जब हम ब्रीद इन करेंगे तो पेट बाहर आएगा ना। ट्रू। और ब्रीद आउट करेंगे तो पेट अंदर, है ना। सही ले रही हूँ मैं। तो यू तो टेक राइट वे ओनली, मतलब आपको तो पता ही है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जितना मैंने पढ़ा, मैं आज भी पढ़ रही हूँ, आगे भी करना है। अभी तो हम सब डेली एक नई के दिन डेली आप कुछ नया सीख रहे हो। सो जितना मैंने पढ़ा, योगा जो योगासन्स करते हैं उनके चक्रास में भी डिफरेंस आता है, मेडिटेशंस में आता है। There are two schools, Pranic and Art of Living. Okay. I love both of them. They have different techniques. So they have a very good technique to heal your emotions and chakras. What we do is hypnotherapy. I do hypnotherapy जहाँ पे हम मेन उस प्रॉब्लम पे जाते हैं जहाँ से शुरू हुई, जिसे हम इनर चाइल्ड कहते हैं। ये कुछ टेक्निक्स हैं जो एक्सट्रीम लेवल पे हेल्प करती है। नहीं तो सबसे पहले आप ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट करना भी शुरू करें। एक वाटर इनटेक इंक्रीज करें, देखें आपके न्यूट्रिशन पूरे हो रहे हैं या नहीं। अगर आपका मन नहीं कर रहा और आप म्यूजिक लवर हैं, म्यूजिक चला के धीरे धीरे आप अपना रूम भी क्लीन करेंगे। क्लटर होता है ना, तो भी अच्छा लगेगा। थोड़ा सा आप तैयार होके बाहर जाएं तो भी अच्छा लगेगा। आई गेस स्पेशली फॉर विमेन्स, लड़कों से तो हो नहीं पाएगा उनका रूम क्लीन। हाँ, बट आजकल ये देखा गया है कि लड़के काफ़ी चीज़ों को लेके परफेक्ट हो गए हैं, एक्टिव हो गए हैं। सो these are some of the things which we can do to heal our emotions. Okay. So ये तो हमने मेंटल हेल्थ और रिलेशनशिप की बात करी। अब हम थोड़ी से अलग टॉपिक पर आते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, मतलब हर कोई लाइफ में वो सब कुछ पाना चाहता है जो लाइक उसके ड्रीम्स में है या फिर जो उसने सोचा है। तो मैनिफेस्टेशन आजकल लोग जानते हैं, फॉलो भी करना चाहते हैं, लेकिन कैसे मैनिफेस्ट करें, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। क्या सिर्फ सोचने से ही काम हो जाता है? विजुअलाइजेशन। हाँ, या फिर आपको क्या करना होता है इसके लिए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जैक्टली आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपसे स्टार्ट करते हैं। नहीं, आप क्या करना चाहते हो ये बताओ। मैं चाहती हूँ मतलब मेरा एक घर हो कहीं पहाड़ों पे, बहुत बढ़िया सा। ओके। तो कुछ ऐसा हॉलीडे होम जैसा हो जहाँ पर मैं कभी कभी जाऊँ, या बाकी टूरिस्ट के लिए हो। ठीक है, अमेजिंग, इंटरेस्टिंग। सो आप इस थॉट को लेके क्लियर है, बहुत सॉर्टेड है, आपका स्पेसिफिक था। दिक्कत कहाँ शुरू होती है? जहाँ हमें स्पेसिफिक पता नहीं होता हमें क्या चाहिए। योर वॉज वेरी स्पेसिफिक। मुझे घर चाहिए, घर कहाँ चाहिए, पहाड़ों पे चाहिए, वो कैसे वर्क करेगा, कभी मैं जाऊँ, बाकी टाइम क्या होगा, मतलब इट वॉज वेरी वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी, यू वर वेरी कॉन्फिडेंट कि दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। When there is a self doubt, when you are not specific, when you are confused, then there is a दिक्कत, मतलब there is a obstacle। ठीक है, समझ गई। तो सबसे पहले स्पेसिफिक, जैसे स्पेसिफिक गोल होता है वैसे स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। गोल भी तो मैनिफेस्टेशन होता है। True. ये तो हमने अपने अकॉर्डिंग टर्मिनोलॉजी कर ली। जहाँ स्पिरिचुअल आया वहाँ पे मैनिफेस्टेशन कर लिया, जहाँ प्रैक्टिकल आया वहाँ पे गोल कर लिया। ये गोल भी तो है। True. अगर अपन इसको देखें तो, या रिलीजियस हुआ तो हमने उसको दूसरा टर्म दे दिया। So specific without any self doubt is very much requirement for manifestation. It's a big requirement. Now there are different techniques, but as हम लोग साइंस से कनेक्टेड हैं, हम साइकोलॉजी से कनेक्टेड हैं, हम अंतर मन, सबकॉन्शियस माइंड को समझते हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है जहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं कि दिस इज where I stay, like this is where I'm staying in this house। जो भी आपका सिटी हो, समझ गई। और अगर आपको स्पेसिफिक सिटी नहीं,
आई एम लिविंग इन हाउस विच इज नियर माउंटेन्स, अब उसके ठीक नीचे आप क्या मेंशन करोगे? आप उसके नीचे मेंशन करोगे कि कभी मैं भी जाती हूँ, उसके ठीक नीचे टूरिस्ट आते हैं, सब कुछ प्रेजेंट में लिखना है हमें। एग्जैक्टली, बट उसको फ्लो चार्ट में हमने बनाया। ओके, तो इंटरेस्टिंग। लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में वो आएगा जहाँ हम हैं, तो हमें पता चलेगा क्या क्या मिसिंग है, क्या हमने उतना बजट रेडी किया, बजट के लिए हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, हमें वो जो घर चाहिए उसका साइज डिसाइड किया नहीं, है ना, उसका साइज क्या है, उसमें कितने रूम्स होंगे, कैसा इंटीरियर होगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो जैसे जैसे वो फ्लो चार्ट बनेगा हमें उसके पीछे की रिक्वायरमेंट्स पता चल जाएंगी। ओके। जैसे माइंड की लेयर्स होती है ना, गुस्से के पीछे फियर होता है, फियर के पीछे सैडनेस होती है, सैडनेस के पीछे एक थॉट होता है कि नो वन लव्स मी। उसी तरीके से मैनिफेस्टेशन की लेयर्स होती हैं, गोल की लेयर्स होती है। तो फर्स्ट वो जो थॉट आया था वो सबसे नीचे होगा कि मेरे को घर लेना है पहाड़ों पे जहाँ पे टूरिस्ट है। ऊपर मैंने घर ले लिया, उसके बीच में जो फ्लो चार्ट बनेगा वो लूप पॉइंट्स बताएगा कि और क्या क्या करना है। ओके, ठीक है, वन ऑफ द टेक्निक इज दिस। अनदर जो स्पिरिचुअल विजुअलाइजेशन या मैनिफेस्टेशन में होता है स्क्रिप्ट। आई एम लिविंग इन दिस हाउस, इस रूम, इस घर में इतने रूम्स हैं, धूप कितनी आती है, कैसे मुझे कैसा फील होता है, डिटेल्स भी हमें फिल करनी होगी और वो स्क्रिप्ट हो जाएगी। वो स्क्रिप्ट क्या करेगी, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बताएगी कि ओके ये मेरी लाइफ में है। और हमने अगर 21 डेज सेम चीज़ लिख ली या 60 डेज सेम चीज़ लिख के फिर विजुअलाइजेशन किया, जिसको आप कहते हैं कि क्या सोचने से हो जाता है, मेडिटेशन में देखा, फील किया, तो फिर वो होने लग जाएगा। क्योंकि जैसा हम फील करते हैं वैसे भी हमारे साथ होने लग जाता है। ट्रू। तो अगर हमने इसको फील करना शुरू कर दिया तो ये भी होने लग जाएगा। वन वाज साइंटिफिक, अनदर वाज विजुअलाइजेशन। देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स लाइक 369। अगेन व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग, क्या आप उसे फील बिल्कुल वैसा ही कर रहे हो? नहीं। अगर नहीं कर पा रहे तो कैसे बाहर आएंगे? अपने इश्यूज लिख के बर्न कर देंगे, पेपर को ही बर्न करेंगे। जो ये जोक्स बहुत बनते हैं ना कि हम अब उन पेपर्स का क्या करें, पेपर ने इशू लिखा और उसे बर्न किया, है ना। टैपिंग में बहुत कराती हूँ तो टैपिंग से रिलीज किया, और कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में अपना डर रिलीज किया। सो देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स कि आप फिर अपने सेल्फ डाउट, फियर कैसे रिलीज करते हो। और फिर मैनिफेस्ट करना, डायरेक्ट मेहनत भी करनी है घर के लिए तो बहुत करनी है। तो उसका वो हो गया ना फ्लो चार्ट रिवर्स में कि कौन कौन सी चीज में करनी है। ट्रू, है ना, सही बात है। और ऐसे लो से भी मिलना है जो आपको लो बजट और अच्छा घर दिखा सके। सही बात है, ये बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। तो मैं तो ये फॉलो करने वाली हूँ, और आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो अब आपको भी आई गेस तरीके से ही करना चाहिए। सो अभी एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूँगी जिस पर मैंने सोचा था कि बात करनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो अभी बिल्कुल करंट हॉट टॉपिक बना हुआ है हमारे कंट्री में तो स्पेशली। तो आपने देखा होगा कि अभी एकदम से मेंस के सुसाइडल केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और स्पेशली जो मैरिड हैं। और इसमें मतलब पिछले कुछ महीनों में अभी 3 से 4 केस आए जिसमें वो पूरा जो इल्ज़ाम, शायद सही वर्ड नहीं होगा, बट पूरा जो, मतलब मुझे नहीं पता सही वर्ड क्या होगा इसके लिए, बट पूरा जिसकी वजह से वो परेशान थे, उन्होंने कहा कि उनकी वाइफ की वजह से वो इतना ज़्यादा परेशान हो गए, उन्होंने जो भी चीज़ें उनको कहीं या जो भी उनका पास्ट था XYZ, कि उनको ये कदम उठाना पड़ा। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि हम सबके घर में मेल, चाहे वो भाई के फॉर्म में हो, पापा के फॉर्म में हो, हस्बैंड के फॉर्म में हो, तो किस तरीके से हम एक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं मेंस की मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने में? पहली बात, हम में से जिसको भी ये लगने लग जाता है कि something is missing and I'm not able to now move forward in life, please take help. Please talk to someone, some professional, I will say. यहाँ पर कोई फ्रेंड कुछ नहीं चलेगा। सबसे पहले, उसके बाद हमें ये नहीं कह सकते कि किसी को भी इस बात का 100% पता चल जाता है या नहीं चलता है, बिकॉज अगेन केस टू केस है। तो हम पर्सनली किसी के केस के लिए कुछ कमेंट करने वाले कोई नहीं होते, बट कहीं भी किसी भी इंसान को ये लगता है कि नाउ इट्स इनफ, बिफोर टेकिंग एनी सीरियस स्टेप,
think about if you are here, you can do better things. If you feel there's nothing better, then you can connect to some professional to ask what is better. True. सबसे पहले, because this is very sensitive thing. और कैसे हम उनको सपोर्ट गाइड कर सकते हैं जिनका ये प्रॉब्लम इशू स्टार्ट होता है मेंटल हेल्थ को लेके. क्या है ना कि हमारे जो सिस्टम थे, बिलीव थे कि मैन को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है, कमाना भी उनको है, सबका ध्यान भी उनको रखना है, वो बहुत हैवी था. ट्रू. अब थोड़ा बहुत डिफरेंस आया है और आएगा डेफिनेटली. अगर इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको दे दी जाए तो एटलीस्ट ये बर्डन जो बचपन से हम देख रहे हैं, जहाँ सब कुछ तुझे ही कमाना है, तुझे ही घर संभालना है, तुझे रोना नहीं है, और हमारी फील्ड में हमारा क्लाइंट हमारे सामने रो देता है, तो हमें लगता है कि चलो हमने उसको एक स्टेप आगे निकाला है, हमने उसको उस चीज़ से. सो क्राइंग इज नॉट द इशू. ये जो लाइन है, मर्द रोता नहीं है या उसे दर्द नहीं होता, दीज आर ऑल मिथ. वी ऑल आर ह्यूमन, नो वन इज रोबोट हियर. तो रोना और तकलीफ होना सबको होती है. सो कहते हैं हर चीज़ बेसिक से शुरू होके डीपर लेवल पे जाती है. तो हम जब बेसिक चीज़ों को, एक नेचुरल बेसिक चीज़ों को जिनको हम भूल गए हैं कि ये तो छोटी छोटी बातें, ये छोटी छोटी बातें ही इतनी बड़ी बन जाती है कि इतना सीरियस स्टेप लोग उठाते हैं. वेरी ट्रू. तो हम अगर उन छोटी छोटी बातों में ही धीरे धीरे शिफ्ट ले आए अपने आसपास, तो चेंज आ सकता है. डेफिनेटली. सो थैंक यू सो मच दीपा. काफ़ी अच्छा कॉन्वर्सेशन था, इतने सारे अलग अलग टॉपिक्स हमने डिस्कस किए. एंड आई होप जो भी लोग अभी तक सवाल पूछ रहे थे, और ये बड़े बेसिक सवाल हैं जो सबके मन में होते हैं, तो आपको अब ज़रूर हेल्प मिलेगी इस वीडियो से. और आप बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो कहीं भी फंसे हुए हैं, ऑक्यूपाइड हैं मेंटली और कंफ्यूज्ड हैं किसी भी चीज़ को लेकर लाइफ में. बाकी आप दीपा से डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं इनके सोशल मीडिया पर. उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में. बाकी दी सुखम काउंसलिंग सर्विसेज मेरे सेंटर का नाम है. और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि सेल्फ रिफ्लेक्शन में अगर आप अपने थॉट्स चेक करना चाहते हैं तो आप ये देखिए, आप जजमेंट्स अपने बारे में दूसरों के साथ बारे में ज़्यादा कर रहे हैं, आप क्रिटिसाइज हो रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, पास्ट थॉट्स में ज़्यादा है या फ्यूचर फियर में ज़्यादा है. इनमें से कोई भी एक्सट्रीम हो रहा है तो थोड़ा सा अपने माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़ को इंक्रीज कीजिए. ओके. सो थैंक यू सो मच गाइज. आई होप ये जो पॉडकास्ट है आपको पसंद आया होगा. तो आगे भी कोशिश करूँगी मैं, ये जो इतना लंबा गैप हो जाता है ये ना हो, और जल्दी जल्दी हम अलग अलग प्राणी से आपको मिलाएं और अलग अलग टॉपिक्स पर बात करें. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू.